हम लोग भारत की मृदाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मृदा वर्गीकरण का प्रयास किया गया। बृहद स्तर पर भारत की मृदाओं को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से मृदा क्या है, मृदा के निर्माण की प्रक्रियाएं क्या हैं, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो मृदा के 8 प्रकार हैं उनमें जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल का भी अध्ययन कर चुके हैं। जलोढ़ मृदा के बाद हम लोग दूसरी महत्वपूर्ण भारत की मृदा पढ़ रहे हैं, काली मृदा ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। काली मृदा का विस्तार भारत में कहां पर है? काली मृदा का विस्तार भारत में है दक्कन ट्रैप पर, मालवा पठार पर और कोयम्बटूर पठार के कुछ भागों में। कम शब्दों में बताना होगा कि भारत में काली मृदाओं का विस्तार कहां पर है। ब्लैक सॉइल्स जनरली बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो प्रमुख क्षेत्र क्या है? प्रमुख क्षेत्र है दक्कन ट्रैप और मालवा पठार तथा दक्कन ट्रैप और मालवा पठार पर काली मृदा पाई जाती है और काठियावाड़ पठार तथा कोयम्बटूर पठार के कुछ भागों में, कोयम्बटूर पठार के कुछ भागों में और काठियावाड़ पठार के अधिकांश भागों में कह सकते हैं। काठियावाड़ पठार के अधिकांश भागों में, कोयम्बटूर पठार के कुछ भागों में भी काली मृदा पाई जाती है। और जो दक्कन ट्राइब वाला हिस्सा है, दक्कन पठार ना कह करके दक्कन ट्राइब, जो काली मृदा जो बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित भारत का पठार है दक्कन ट्राइब, वहां पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की जो भारत में उत्पत्ति हुई है वह बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से हुई है। भारत में काली मृदा वहीं विकसित हुई है जहां पर क्रिटेशियस पीरियड या उसके पहले ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से उत्सर्जित लावा के निक्षेप से बैसाल्ट चट्टानों को उत्पत्ति हुई है और इन बैसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से, वियर एंड टियर से, अपक्षय अपरदन से ही काली मृदा विकसित हुई है। बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से काली मृदा विकसित हुई है भारत में। जो बैसाल्ट चट्टानें होती हैं ये मैफिक इग्नियस रॉक है। मैफिक इग्नियस रॉक काले रंग की अग्नेय चट्टानें हैं। काली मृदा बैसाल्ट चट्टान काले रंग की अग्नेय मृदा है। मैफिक इग्नियस अग्नेय चट्टान है, मैफिक इग्नियस रॉक है। बैसाल्ट चट्टान मैफिक इग्नियस रॉक है जिसमें आयरन मैग्नीशियम की अधिकता है। आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण ही भारत की जो काली मृदा है वो काले रंग की दिखाई देती है। जैसे चेस्टनट और चरनोजम जो मृदाएं हैं उनके काला होने का कारण है, उनके रंग के काला होने का कारण क्या है? उनमें जीवांश है, ह्यूमस की अधिकता। जो चेस्टनट और चरनोजम मृदाएं मिलती हैं प्रेरीज, स्टेपीज क्षेत्रों में, पंपास क्षेत्रों में, वेल्ड क्षेत्रों में, वेल्ड, प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स में जो शीतोष्ण घास के मैदानों में चेस्टनट और चरनोजम नामक काली मृदाएं पाई जाती हैं, उनके रंग के काला होने का कारण है उनमें जीवांश की उच्च मात्रा में अधिकता। लेकिन भारत की जो काली मृदा है उसके काला होने का कारण है उनमें लोहा तथा मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता। भारत की काली मृदाएं ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुई हैं जहां बैसाल्ट चट्टानों का निक्षेप है। बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से ही भारत में काली मृदा विकसित हुई है। भारत की जो काली मृदाएं हैं उनमें नाइट्रोजन का भी अभाव है, फास्फोरस का भी अभाव है और ह्यूमस का अभाव है। ह्यूमस जीवांश का अभाव है। भारत की काली मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश, ह्यूमस का अभाव है, जीवांश नहीं है भारत की काली मृदाओं में। और साथ ही साथ इनमें जो पोटास है वो सामान्य मात्रा में है। भारत की काली मृदाओं में पोटास सामान्य मात्रा में है। अधिकता किसकी है?
लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है भारत की ब्लैक सॉइल में, काली मृदाओं में। भारत की जो काली मृदाएं हैं इनका विस्तार राज्यों के आधार पर देखा जाए तो किन राज्यों में है? भारत की काली मृदाओं का सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र राज्य में, फिर इसके पश्चात मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य के पूर्वी भागों। सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, इसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य में, फिर गुजरात राज्य के पूर्वी भाग और काठियावाड़ पठार पर गुजरात राज्य के, और तमिलनाडु राज्य के कुछ भागों में, कोयम्बटूर पठार के क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार है। जो काली मृदा यहाँ पर कच्छ प्रायद्वीप का भी कुछ आंतरिक भाग है जहां काली मृदा मिल जाती है। तो ये जो काली मृदाएं हैं भारत की, इनके जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं। भारत की जो काली मृदा है ब्लैक सॉइल, इसके कण बारीक होते हैं, और जिस भी मृदा के कण बारीक होते हैं वह मृदा सिंचाई के पश्चात चिपचिपी या लिजलिजी हो जाती है, जैसे तालाब की मृदाएं होती हैं। तालाब की मृदाएं जो होती हैं बहुत ही क्ले से निर्मित, क्ले छोटे बारीक कणों क्ले से निर्मित है, चीका मिट्टी से निर्मित होने के कारण ऐसी भी मृदा बहुत जल भराव के साथ लिजलिजी हो जाती है। ऐसे ही भारत की काली मृदाएं जल भराव के साथ लिजलिजी या चिपचिपी हो जाती हैं, बारीक कणों से निर्मित होने के कारण उनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। और ये मृदाएं जब सूखती हैं तो इन मृदाओं में दरारें पड़ जाती हैं। भारत की काली मृदा जब सूखती है ब्लैक सॉइल तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि भारत की काली मृदाओं में स्वयं जोतने की क्षमता पाई जाती है, सेल्फ प्लाविंग कैपेसिटी पाई जाती है। भारत की ब्लैक सॉइल में सेल्फ प्लाविंग कैपेसिटी, स्वयं जोतने की क्षमता पाई जाती है। स्वयं जोतने की क्षमता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मृदा में जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती है तो क्या होता है, मृदा की ऊपरी संस्तर के नीचे मिट्टी में अंदर पतली पतली प्राकृतिक केशनलियां बन जाती हैं, नेचुरल कैपिलरीज बन जाती हैं, और केशिकात्व क्रिया के प्रभाव से नीचे की नमी ऊपर आकर वाष्पित होती रहती है। और जब सूखने पर इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाते हैं, तो उससे जो नीचे मृदा में निर्मित प्राकृतिक केशनलियां, नेचुरल कैपिलरीज ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिससे नीचे की नमी जो ऊपर आकर वाष्पोत्सर्जित होती रहती है वह प्रक्रिया रुक जाती है, और इसी कारण कहते हैं कि इस मृदा में स्वयं जोतने की क्षमता पाई जाती है। और जब प्राकृतिक केशनलियां टूट जाएंगी, नीचे की नमी आकर ऊपर वाष्पित नहीं होगी, तो मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और भारत की जो प्रमुख 8 मृदाएं हैं उनमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता, मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वाली सॉइल कौन सी है? तो इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। भारत के सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा काली मृदा है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को महाराष्ट्र राज्य में रेगुर या रेगड़ के नाम से जाना जाता है। रेगड़ हो गया इंग्लिश में, रेगुर हो गया इंग्लिश में, रेगुर हो गया इंग्लिश में, हिंदी में रेगुर रेगड़ दोनों कह देते हैं। ब्लैक सॉइल को महाराष्ट्र राज्य में रेगुर या रेगड़ कहते हैं। रेगुर या रेगड़ जो मृदा है या जो भी भारत की काली मृदा है वह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है। भारत में जो कपास की खेती की जाती है वह इसी काली मृदा क्षेत्रफल, दक्कन का जो ट्रैप है, मालवा पठार है, काठियावाड़ पठार का आंतरिक भाग है, कोयम्बटूर पठार का कुछ भाग है, यहीं पर भारत में कपास की खेती की जाती है। कपास की कृषि के लिए ब्लैक सॉइल, काली मृदा सर्वोत्तम मृदा होती है, द बेस्ट सॉइल होती है। इसी कारण भारत की काली मृदा को कहते हैं कॉटन सॉइल, कपास वाली मृदा। भारत की काली मृदा कहलाती है कपास वाली मृदा, कॉटन सॉइल कहलाती है। महाराष्ट्र राज्य में जो गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है वह भी इसी काली मृदा पर की जाती है। तो यह जो काली मृदा है गन्ने की कृषि के लिए भी उत्तम मानी जाती है, लेकिन जल भराव पर्याप्त होना चाहिए, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त विकसित होनी चाहिए। ऐसी काली मृदा जहां सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार है वहां पर गन्ने की खेती भी उन्नतशील अवस्था में है।
ब्लैक सॉइल पर यही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि भारत की किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आंसर है काली मृदा। भारत के 8 मृदाओं में से कोई 4 विकल्प दे दिया, किस मृदा के कण सर्वाधिक बारीक होते हैं, तो काली मृदा। प्रश्न आएगा भारत के किन मृदाओं में स्वयं जुतने की क्षमता पाई जाती है, तो उत्तर है काली मृदा। प्रश्न आता है महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा भारत के किस राज्य में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। और प्रश्न आएगा कि महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है, तब भी काली मृदा हो जाएगा। प्रश्न आता है मालवा पठार पर किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, तो काली मृदा। काठियावाड़ पठार के आंतरिक भागों में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, काली मृदा। इस तरह से बहुत से प्रश्न काली मृदा पर आया है। काली मृदा में किसका अभाव होता है, किन तत्वों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश का अभाव होता है। काली मृदा में कौन से तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सामान्य मात्रा में कौन सा तत्व होता है, पोटाश होता है। काली मृदा किन फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कपास और गन्ने की फसलों के लिए काली मृदा, भारत की काली मृदा या काली मृदाएं सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काली मृदा के बाद लाल तथा पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। लाल तथा पीली मृदाएं, रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल तथा पीली मृदाएं। लाल तथा पीली मृदाओं का विस्तार कहां पर है भारत में, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी अधिकांश भागों में, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में, बुंदेलखंड पठार पर भी लाल तथा पीली मृदा का विस्तार है। लाल तथा पीली मृदा का विस्तार कहां पर होगा, जो भारत के प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश हैं वहीं पर, जो भारत का प्राचीनतम भूआकृतिक प्रदेश है और जहां पर लावा का उत्सर्जन नहीं हुआ है, तो वहां सरफेस पर किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, रवेदार ग्रेनाइट चट्टानें, रवेदार अग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, तथा कायांतरित या रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जहां पर मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें या रवेदार ग्रेनाइट चट्टानें, तो उनके टूट फूट, अपक्षय, अपरदन से जो मृदा विकसित हुई है वह है लाल तथा पीली मृदा। लाल तथा पीली मृदाओं में होता क्या है कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम, लाल तथा पीली मृदाओं में भी आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की। और ये जो आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। आयरन का ऑक्साइड बन गया, Fe2O3 बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO बन गया, Al2O3 बन गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये अपने ऑक्साइड बना लेते हैं और इन ऑक्साइड्स का रंग होता है लाल। इसी कारण मिट्टी का रंग हो जाता है लाल। और इनमें जब जल योजन हो जाता है, जैसे लोहे का ऑक्साइड है, इसमें जल योजन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, H2O जुड़ गया, 2H2O जुड़ गया, 3H2O जुड़ गया, MgO के साथ में 6H2O जुड़ गया। इनके साथ जब जल योजन हो जाता है तो मृदा का रंग बैगनी से लेकर पीला के मध्य के विभिन्न आभाओं में परिवर्तित होता चला जाता है। बैगनी से पीले के मध्य की विभिन्न आभाओं में परिवर्तित होता चला जाता है। जब अगर मृदा में क्या होगा, मृदा में लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं तो मृदा का रंग हो जाता है रेड। और लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के साथ जब जल योजन, हाइड्रेशन की क्रिया होती है तो मृदा का रंग बैगनी से पीले के मध्य के विभिन्न आभाओं में परिवर्तित होता चला जाता है।
सामान्यतः जब जलयोजन ज्यादा होता है 3:2, कहीं पर 4:2, 6:2, जल योजन की क्रिया अधिक होती है तो मृदा का रंग हो जाता है पीला, येलो हो जाता है, येलो सॉइल डेवलप हो जाती है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में लाल मृदाएं पाई जाती हैं उन्हीं क्षेत्रों में पीली मृदाएं भी पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में लाल मृदाएं पाई जाती हैं उन्हीं क्षेत्रों में पीली मृदाएं भी पाई जाती हैं। अंतर क्या होता है, इन क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले भूभागों पर लाल मृदा विकसित होती है, और जो थोड़ा निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जहां पर वर्षा का जल ज्यादा समय तक रुकने की संभावना रहती है, ज्यादा समय तक वर्षा का जल रुकेगा तो लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स के साथ हाइड्रेशन होगा, जलयोजन की क्रिया होगी, और ऐसे अपेक्षाकृत निम्न भूमि के क्षेत्रों में पीली मृदा विकसित हो जाती है। वैसे बैगनी से लेकर वायलेट से लेकर येलो के मध्य की विभिन्न आभाओं में लाल मृदा परिवर्तित होती चली जाती है। डिपेंड किस पर करता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है, जल योजन की सीमा पर निर्भर करता है। जल योजन अगर कम हुआ रहेगा तो लाल मृदा का रंग बैगनी हो जाएगा, और जल योजन होगा तो बदलता हुआ अधिकतम जल योजन की दशा में मृदा का रंग हो जाता है पीला। यही लाल तथा पीली मृदाओं के बीच की बात है। लाल तथा पीली मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भूभागों पर लाल तथा पीली मृदाएं मिलती हैं। प्रश्न आता है, तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड एंड येलो। छत्तीसगढ़ पठार के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड एंड येलो। प्रश्न आता है, त्रिपुरा, मिजोरम के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड एंड येलो। नागालैंड के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड एंड येलो। अरुणाचल प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड एंड येलो। मणिपुर के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेड एंड येलो। लाल तथा पीली मृदाओं में किसका अभाव होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है, फास्फोरस का अभाव होता है, जीवांश का अभाव होता है, ह्यूमस का अभाव होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश का अभाव होता है लाल तथा पीली मृदाओं में। फिर कौन से तत्व इसमें मिलते हैं? इसमें जो ज्यादा तत्व मिलते हैं वो लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और साथ ही साथ पोटाश सामान्य मात्रा में रहता है। इसमें ये जो लाल तथा पीली मृदाएं हैं, ये इनमें किन फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती हैं? लाल तथा पीली मृदाएं, लाल तथा पीली मृदाएं उपयुक्त होती हैं मोटे अनाजों की कृषि के लिए। जो मोटे अनाज हैं उनकी कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। मोटे अनाज की कृषि के लिए लाल तथा पीली मृदाएं उपयुक्त होती हैं, मोटे अनाज की कृषि के लिए। साथ ही तंबाकू के लिए उपयुक्त होती हैं, और लाल जो मिर्च होती है उसके लिए, यहाँ लाल रंग के मिर्च ज्यादा डेवलप होते हैं। तो ये इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो क्या बनता है कि इन मृदाओं में किसका अभाव होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश का। अधिकता किसकी होगी? लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स या लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइडों की अधिकता होगी, इसमें ऑक्साइड्स की अधिकता होगी। गए हैं दूसरा, जैसे कर्नाटक राज्य के अधिकांश भागों पर रेड एंड येलो सॉइल ही मिलती है। कर्नाटक राज्य का 2 उत्तर पश्चिम जो जिला है, उत्तर पश्चिम जिला, उस पर दक्कन ट्राइब का प्रभाव है, उस पर दक्कन ट्राइब का विस्तार है, तो उस पर भी क्या है? ब्लैक सॉइल उस पर मिलती है। कर्नाटक राज्य के 2 उत्तर पश्चिम जो जिले हैं, जो महाराष्ट्र की सीमा के निकट है, वहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है, और ज्यादा भूभाग पर रेड एंड येलो सॉइल मिलती है कर्नाटक राज्य के। आंध्र प्रदेश राज्य के भी ज्यादा भूभाग पर रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। तटवर्ती भागों में, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में जलोढ़ मृदा मिलेगी, तटवर्ती भागों में। इस तरह के प्रश्न इस पर आते रहते हैं। लाल तथा पीली मृदा हो गई, काली मृदाएं हो गई, रेड एंड येलो सॉइल हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैटराइट मृदा की, लैटराइट सॉइल। लैटराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है, लैटिन भाषा के लेटर से बना है लैटराइट। लेटर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रेक, ईट होता है ब्रेक।
ईंट जैसे लाल रंग की मृदाओं के लिए 1810 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता बुचानन महोदय ने लैटराइट शब्द का प्रयोग किया। ईंट जैसे लाल रंग की मृदाओं के लिए ब्रिटिश भूगोलवेत्ता बुचानन महोदय ने 1810 ईस्वी में लैटराइट शब्द का प्रयोग किया। और ये ऐसी मृदाएं होती हैं, लैटराइट मृदाएं ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां तापमान ज्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है, वर्षा बहुत अधिक होती है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। भारत के ऐसे क्षेत्रों में लैटराइट सॉइल डेवलप हुई है जहां की एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर है। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पर लैटराइट मृदाएं विकसित हुई है। भारत में लैटराइट मृदाएं विकसित कैसे होती हैं? लैटराइट मृदाएं विकसित होती हैं निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा। लीचिंग या निच्छालन क्या है? कैरिंग डाउन ऑफ सॉल्युबल मैटर ऑफ सॉइल और रॉक फ्रॉम अपर लेयर टुवर्ड्स द लोअर लेयर्स। मृदा या चट्टानों की ऊपरी संस्तर से जो घुलनशील पोषक तत्व होते हैं उनका वर्षा के जल या किसी भी जल सिंचाई के जल में घुल करके ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तर या संस्तर की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया कहलाती है निच्छालन या अपक्षालन। इंग्लिश में लीचिंग, हिंदी में निच्छालन अपक्षालन दोनों मिलता है और इंग्लिश में लीचिंग मिलता है। और लीचिंग का एक टाइप बना दिया गया है लैटराइजेशन। अगर निच्छालन की प्रक्रिया मृदा में होती है तो उससे बनती है लैटराइट सॉइल, इसलिए निच्छालन जब मृदा में होने लगती है तो उसके लिए एक शब्द है लैटराइजेशन, लैटराइटीकरण। लैटराइट मृदा अर्थात लैटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा। दूसरे शब्दों में लैटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? लैटराइजेशन के प्रोसेस द्वारा। लैटराइजेशन का प्रोसेस क्या है? मृदा के ऊपरी संस्तर में जो पोषक तत्व हैं उनका जल में घुलकर निचले संस्तरों की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया लैटराइटीकरण कहलाती है। और लैटराइटीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो मृदा विकसित होती है उस मृदा को कहते हैं लैटराइट मृदा। कहां पर विकसित होती है? जहां आर्द्रता उच्च होती है, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में डेवलप होती है, अर्थात जहां पर औसत वार्षिक वर्षा अधिक हो। भारत के संदर्भ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो? 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर एवरेज एनुअल रेनफॉल होगा वहां पर डेवलप होगी लैटराइट सॉइल। कहां पर डेवलप होगी? स्पष्ट है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक कहां पर है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के सहारे। तो जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है और पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है और जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके अधिकांश भागों पर कौन सी मृदा विकसित हुई है? लैटराइट सॉइल डेवलप हुई है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स के सहारे और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अधिकांश भागों में लैटराइट मृदा विकसित हुई है। इसके अलावा लैटराइट मृदा कहां विकसित हुई है? लक्षद्वीप पर लैटराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि लक्षद्वीप पर किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर वर्षा होती है संवहनी प्रकार की। समुद्र में है, द्वीप है ये, तो यहाँ वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए लक्षद्वीप पर लैटराइट मृदा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लैटराइट मृदा। तमिलनाडु का कुछ गिरिपदीय क्षेत्र है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, यहां पर भी लैटराइट मृदा। जो उड़ीसा राज्य का उत्तर पूर्वी तट के निकट लेकिन तट से पश्चिम में तट के जो उत्कल तटीय मैदान है, उड़ीसा राज्य में जो उत्कल तटीय मैदान है उसके पश्चिम में, लेकिन कहा जाएगा उड़ीसा राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में लैटराइट सॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा लैटराइट सॉइल कहां पर मिलेगी? लैटराइट सॉइल मिलेगी मेघालय पठार के दक्षिणी भागों में। मेघालय पठार के दक्षिणी भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लैटराइट मृदा पाई जाती है। उड़ीसा राज्य में जो उत्कल तटीय मैदान है उससे सटा हुआ क्षेत्र रहेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी भाग है उड़ीसा राज्य का, वहां पर लैटराइट सॉइल पाई जाती है। जो तमिलनाडु राज्य में जो पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं उनका
दक्षिण पूर्वी जो गिरिपद है, दक्षिण पूर्वी गिरिपद क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लैटराइट मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के सहारे और पश्चिमी तटीय मैदान में लैटराइट मृदा पाई जाती है। लक्षद्वीप में किस प्रकार की मृदा है? लैटराइट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लैटराइट मृदा पाई जाती है। लैटराइट मृदा में क्या होता है? जो घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो वर्षा के जल में घुल करके निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा निचले संस्तरों में चले जाते हैं, तो पोषक तत्वों से विहीन मृदा विकसित होती है। एक ऐसी मृदा विकसित होती है लैटराइट सॉइल, एक ऐसी सॉइल होती है जिसमें अधिकांश पोषक तत्वों का अभाव होता है, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है लैटराइट सॉइल में। किसका किसका अभाव होगा? इसमें नाइट्रोजन का अभाव है, फास्फोरस का अभाव है, जीवांश का अभाव है। लैटराइट सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश का अभाव हो गया, चूना का अभाव होगा, क्योंकि जो चूना होगा वो भी निक्षालित होकर, चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का अभाव हो गया। चूना का अभाव मतलब कैल्शियम का अभाव। चूना का भी अभाव होगा। जो सिलिका होता है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स में जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स जैसे ओलिविन, मेलिलाइट, पैराक्सिन, अम्फीबोल, गार्नेट, क्वार्ट्ज, माइका, ये सब सिलिकेट मिनरल्स हैं। जो सिलिकेट मिनरल्स में जो सिलिका होता है वो भी निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा निक्षालित होकर के लोअर लेयर्स, निचले संस्तरों में चली जाती है। इसके अलावा अभाव यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश, चूना, सिलिका, इन सबका अभाव होता है लैटराइट सॉइल में। लेकिन लैटराइट सॉइल में जैसे लोहा है, लोहा पर्याप्त मात्रा में है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो घुलनशील, जो आसानी से जल में घुल नहीं पाते हैं, ऐसे पोषक तत्व जैसे लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लैटराइट मृदा में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पोटास भी इनमें मिलता है। पोटास तो जल में घुलनशील है, लेकिन पोटास भी अपवाद स्वरूप सामान्य मात्रा में, अधिक नहीं, सामान्य मात्रा में पोटास भी मिलता है लैटराइट मृदा में। लैटराइट मृदा सामान्यतः किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? यह प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए द बेस्ट होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए रोपड़ कृषि के तहत जैसे रबर की खेती है, कहवा की खेती है, रबर की खेती है, कहवा की खेती है, चाय की कृषि है तथा अन्य कई प्रकार की बागवानी कृषि है, जैसे केले के बागान है, नारियल के बागान है और काजू के बागान है, कैश्यू नट के बागान है। उसमें ये लैटराइट मृदा में इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। जैसे भारत में जो महाराष्ट्र राज्य है और केरल है, यहाँ के जो ऐसे क्षेत्रों में काजू का उत्पादन ज्यादा होता है जहाँ पर लैटराइट मृदा है, वहां पर काजू का उत्पादन ज्यादा होता है। काजू की खेती के लिए एक तरह से कहा जाए तो सर्वोत्तम मृदा है लैटराइट सॉइल। इसके अलावा लैटराइट सॉइल में भारत में कहवा की कृषि की जा रही है, रबर की खेती की जा रही है और चाय की खेती की जा रही है लैटराइट सॉइल का क्षेत्र हो गया। प्रश्न इस पर क्या आ सकता है कि लक्षद्वीप पर किस प्रकार की मृदा, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अभिलाक्षणिक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है ये। जहां पर विषुवत रेखीय जलवायु मिलेगी वहां पर लैटराइट मृदा पाई जाएगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप पर भारत में आदर्श विषुवत रेखीय जलवायु की आदर्श दशाएं मिलती है, इसलिए यहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। लैटराइट मृदा विकसित हुई है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पूर्वोत्तर भारत में बस मेघालय पठार का दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में जो मेघालय पठार का दक्षिणी भाग है वहां पर लैटराइट सॉइल पाई जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, लैटराइट सॉइल हो गई। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं शुष्क मृदा। शुष्क मृदा क्या होती है? शुष्क मृदा मतलब मरुस्थली मृदा, एक तरह से मरुस्थली मृदा। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य के पश्चिमी भागों में है। मरुस्थली मृदा या शुष्क मृदा। शुष्क मृदा भारत के ऐसे क्षेत्रों में विकसित मृदा है, शुष्क मृदा भारत के ऐसे क्षेत्रों में विकसित मृदा है जहां के औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां की एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम है,
वहां पर जनरली 50 सेंटीमीटर, कुछ विद्वान इसको 40 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर से जहां पर कम औसत वार्षिक वर्षा है वहां पर शुष्क मृदा पाई जाती है। लेकिन ओवरऑल मानसूनी हवाओं से 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लेकिन पूरे वर्ष का जब औसत वार्षिक वर्षा अन्य तरीकों से जो वर्षा हो जाती है, पछुआ विक्षोभ के प्रभाव से या संवहनी प्रकार की वर्षा हो जाती है, सबको अगर प्री मानसून रेनफॉल सबको अगर जोड़ते हैं तो कह सकते हैं जहां की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर शुष्क या मरुस्थली मृदा पाई जाती है। शुष्क या मरुस्थली मृदा ड्राई सॉइल या डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। ड्राई सॉइल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य के पश्चिमी भागों में है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों के दक्षिण पश्चिम भागों में मिलती है ड्राई सॉइल। जो कच्छ का रण है इसके उत्तरी भाग में भी शुष्क मृदा मिलती है। जो शुष्क मृदा है इसमें क्या होता है, रेत की अधिकता होती है, रेत या बालू की अधिकता होती है। प्रकृति इसकी कैसी होती है, प्रकृति इसकी लवड़ी होती है। विभिन्न प्रकार के इसमें साल्ट्स घुले होते हैं, साल्ट्स मिले होते हैं। लवड़ी शुष्क मृदा में विभिन्न प्रकार के साल्ट भी होते हैं। तो होता क्या है कि यह मृदा बहुत उर्वर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का भी अभाव है, नाइट्रोजन का बहुत अभाव होता है। जो शुष्क मृदा है नाइट्रोजन और जीवांश का तो यहाँ पर अत्यधिक अभाव है, नाइट्रोजन जीवांश का अत्यधिक अभाव। लेकिन यहाँ फास्फोरस सामान्य मात्रा में मिलता है, कैल्शियम सामान्य मात्रा में मिलता है। गहराई बढ़ने के साथ चूने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। चूना के कंकड़, जो शुष्क मृदा है उसमें गहराई बढ़ने के साथ चूना के कंकड़ की अधिकता होती चली जाती है। इसी कारण शुष्क मृदा वाले क्षेत्रों में जब वर्षा ज्यादा होती है तो जल रिसाव नहीं हो पाता है। जल रिसाव का एक दूसरा भी कारण होता है, शुष्क मृदा वाले क्षेत्रों में मिट्टी के निचले संस्तरों के नीचे जिप्सम प्लेट्स होती हैं, जिप्सम होता है, जिसकी वजह से भी जल रिसाव कम होता है और चूने के कंकड़ों की अधिकता के कारण भी जल रिसाव कम होता है शुष्क मृदा में। तो शुष्क मृदा में फास्फोरस सामान्य है, कैल्शियम सामान्य है। तो और इसके अलावा शुष्क जो मृदा है भारत के, रेत के कण इसमें अधिक है। तो स्पष्ट है कि इसके पारगम्यता अधिक होती है, इसकी सारंध्रता अधिक होती है। पारगम्यता और सारंध्रता अधिक होने के कारण यदि इसकी लवणीय प्रकृति से इसका निराकरण कर दिया जाए, सिंचाई सुविधाओं का अधिक विस्तार करके और नाइट्रोजनी तथा पोटेशियम वाले उर्वरक, फास्फोरस तो इसमें सामान्य है, नाइट्रोजन और पोटास वाले उर्वरकों को अगर बढ़ा दिया जाए तो शुष्क मृदा काफी उर्वर हो जाती है। वैसे जो भारत के शुष्क मृदाएं हैं ये तिलहन और दलहन की कृषि इसमें बड़े पैमाने पर की जा रही है। तिलहन और दलहन के लिए ये काफी उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं का अगर विस्तार कर दिया जाए तो इनमें धान और गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होता है, जिसका कि प्रमाण हमारे यहाँ जो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर बनाई गई है, तो देखा गया इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण जो यहाँ का गंगानगर है, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, इनमें धान का उत्पादन किया जा रहा है, गेहूं का उत्पादन भी किया जा रहा है, धान का उत्पादन भी अच्छा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हरित क्रांति का यहाँ प्रभाव भी पड़ा है। तो जो शुष्क मृदा है ये सामान्य स्तर पर इसको अनुर्वर माना जाता है, लेकिन इसकी लवड़ी प्रकृति का अगर निवारण किया जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, नाइट्रोजन और पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो भारत की शुष्क मृदाओं में पर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि भारत के शुष्क मृदाओं में फास्फोरस सामान्य है, कैल्शियम सामान्य है और इसकी पारगम्यता और सारंध्रता काफी ऊंची है। भारत के शुष्क मृदाओं में पारगम्यता और सारंध्रता ऊंची है, इसलिए भारत की शुष्क मृदाएं उर्वर है। लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं हम लोग अब पढ़ रहे हैं। लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं, लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में क्या होता है कि इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं उनका अनुपात उच्च होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के साल्ट्स होते हैं। साल्ट्स लवणीय और क्षारीय मृदाओं में विभिन्न प्रकार के साल्ट्स होते हैं। साल्ट्स में कौन कौन से साल्ट्स हो गए, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साल्ट्स का अनुपात काफी ऊंचा होता है। विभिन्न प्रकार के साल्ट्स या नमक उसमें मृदा में घुला हुआ है तो मृदा कैसी होगी, उर्वर होगी कि अनुर्वर होगी। स्पष्ट है कि मृदा में जब विभिन्न प्रकार के साल्ट्स घुले हुए हैं तो
जो उसकी जड़ों द्वारा ऑस्मोसिस प्रेशर होता है वो नहीं क्रिएट हो पाएगा और मृदा क्या हो जाएगी, इस दशा में मृदा हो जाएगी अनुर्वर। तो जो लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं हैं वो भारत की लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं होती हैं अनुर्वर। जनरली क्या होता है, लवणीय मृदा कहां पर विकसित होती है, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वर्षा की तुलना में वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन इवापोट्रांसपिरेशन, जनरली मृदा को माना जाता है जैविक घटक, इकोलॉजी का जैविक घटक, इसलिए मृदा में होने वाले वाष्पन को जनरली वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन। तो जहां पर सॉइल में जो इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन, वहां पर होने वाली वर्षा की अपेक्षा अधिक होती है, तो मृदा में प्राकृतिक केश नलियां बन जाती हैं और इन प्राकृतिक केश नलियों द्वारा जो नीचे का जल ऊपर आकर वाष्पित होता रहता है, उसी के साथ साल्ट्स के जो हल्के कण होते हैं, साल्ट्स के जो हल्के कण होते हैं वे जलवाष्प के साथ ऊपर आकर मिट्टी के ऊपरी संस्तर पर निक्षेपित होते रहते हैं। जो प्राकृतिक केशनलियां मृदा में बन जाती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती है, उन प्राकृतिक केशनलियों द्वारा नीचे का जल ऊपर आकर वाष्पोत्सर्जित होता रहता है। इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मिट्टी में हल्के साल्ट्स के कण होते हैं, साल्ट ऐसे साल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम का साल्ट है, पोटेशियम के साल्ट्स हैं, ये हल्के होते हैं, ये आ जाते हैं ऊपरी संस्तर में निक्षेपित हो जाते हैं और ऊपरी संस्तर में जब मृदा की एक साल्ट्स की एक लेयर बिछ जाती है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का लेयर बिछ जाता है मृदा के ऊपर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पीले रंग का ये होता है, तो इसी को कुछ लोग कहते हैं रेह कहते हैं, रेह या अब रेह वाली जो मिट्टी होती थी, पहले वाशरमैन क्या करते थे, रेह को ले जा करके घर में कपड़े में पानी के साथ लपेट करके शाम को रख देते थे और सुबह जब इससे कपड़े साफ करते थे तो आसानी से कपड़ा साफ होता था, क्योंकि रेह में जो पीले रंग की मिट्टी है वो है, पीले रंग का जो साल्ट्स है वो है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में जब जल योजन हो जाता है 10H2O तो यह बन गया वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का यही फार्मूला है Na2CO3 10H2O, वाशिंग सोडा बन जाता था तो कपड़ा आसानी से साफ होता था, इसमें पैसे लगते नहीं थे। नेचर में रेह पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती थी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार नहीं था और वर्षा की तुलना में वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती थी, तो मृदा में उपस्थित साल्ट के हल्के कण जलवाष्प के साथ ऊपर आकर मृदा के ऊपरी संस्तर में एक लेयर के रूप में विभिन्न प्रकार के साल्ट्स, सोडियम के, पोटेशियम के साल्ट्स निक्षेपित हो जाते थे और इस साल्ट्स में जब कपड़े धुला जाता था तो आसानी से साफ होता था। उसका कारण क्या होता था कि इस साल्ट्स को कपड़े में पानी के साथ मिला करके लपेट करके शाम को वाशर में रख देते थे, तो जो Na2CO3 है उसके साथ जल योजन हो गया, 10H2O हो गया और ये बन गया वॉशिंग पाउडर और इससे आसानी से कपड़ा धुला जाता था। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के साल्ट्स मृदा के ऊपरी संस्तर पर निक्षेपित हो जाते हैं, उससे जो मृदा निर्मित होती है उसको कहते हैं लवणीय मृदा। मृदा में लवणीयता की सर्वाधिक समस्या बनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जो लवणीयता की समस्या है वेस्टर्न यूपी में ज्यादा मिलता है। इसके अलावा देखा जाए कि मृदा में क्षारीयता की समस्या ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या होता है, कुप्रवाहित क्षेत्र होता है, मतलब वेल ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है। वेल ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो बैडली डेवलप्ड, वो कहिए कि ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो विकसित नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम का विकास नहीं होता, अपवाह प्रतिरूप वहां विकसित नहीं होती है। कुप्रवाहित क्षेत्र हो और वर्षा सामान्य से अधिक हो, तो कुप्रवाहित क्षेत्र है, वर्षा ज्यादा है तो वहां पर भी क्षारीय मृदाएं विकसित होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई अधिक होती है, जैसे पंजाब हरियाणा राज्यों में जहां सिंचाई अधिक होती है, तो ऐसे भी क्षेत्रों में क्षारीय मृदाएं विकसित होती हैं। होता क्या है कि जो सिंचाई में जो नहरी सिंचाई हो रही है, नहर के जल में विभिन्न प्रकार के साल्ट्स घुले हैं, तो सिंचाई के बाद जो जल होगा वो स्पंदन की प्रक्रिया द्वारा या तो भूमिगत जल में जाकर नीचे मिल जाएगा या वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वह वायुमंडल में चला जाएगा। लेकिन जो उसमें विभिन्न प्रकार के साल्ट्स रहते हैं, नहरी जल में कुएं के जल में जो विभिन्न प्रकार के साल्ट्स
नहरी जल या कुएं के जल में जो विभिन्न प्रकार के साल्ट्स घुले हैं वो मृदा में छूटते चले जाते हैं, जिससे मृदा की प्रकृति हो जाती है क्षारीय। इसी प्रकार जो तटवर्ती क्षेत्र है जहां ज्वार की संभावना ज्यादा है, सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र है, जो कच्छ के रण का उत्तर पश्चिम भाग है, कुछ डेल्टा वाला क्षेत्र है जहां पर समुद्र का खारा जल सैलाइन वाटर आकर के ज्वार के समय या ऊंची लहरों द्वारा समुद्र का खारा जल आकर के मिलता है, तो खारे जल में भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के साल्ट्स होते हैं। तो साल्ट्स मिट्टी में अवशोषित हो जाता है और जल रिसाव की प्रक्रिया द्वारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ पर्कोलेशन नीचे चला जाता है और मिट्टी की प्रकृति हो जाती है क्षारीय। तो क्षारीय और लवणीय प्रकृति बनने के ये कई कारण हैं। स्पष्ट है कि भारत में लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी? पंजाब राज्य में, हरियाणा राज्य में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लवणीयता की समस्या अधिक है, पंजाब हरियाणा में क्षारीयता की समस्या अधिक है। इसी तरह से क्षारीयता की समस्या सुंदरबन डेल्टा के आसपास, महानदी डेल्टा और उसके आसपास, कृष्णा गोदावरी और कृष्णा डेल्टा और उसके आसपास मृदा में क्षारीयता और लवणीयता की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का जो गिरिपद क्षेत्र है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का जो कहीं कहीं गिरिपद, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है और तमिलनाडु का गिरिपद क्षेत्र है, वहां पर भी क्या होता है, वर्षा का जल रुकता है और वहां पर भी लवणी या क्षारीय मृदा विकसित हो जाती है, वहां पर भी क्षारीय मृदाएं विकसित हो जाती हैं। इसके बाद ये मृदा कैसी होती है? उर्वर नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम का भी सामान्यतः क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन कैल्शियम का अभाव होता है। लवणीय मृदाओं में कैल्शियम मिलता है, लेकिन क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों का पर्याप्त अभाव होता है। जनरली जो लवणीय मृदा है, इनकी लवणता को कम करने का तरीका क्या है? जिप्सम, उसमें जिप्सम का छिड़काव किया जाए। जिप्सम का मतलब हो गया, जिप्सम का मतलब CaSO4 और 2H2O, इसको कहेंगे जिप्सम। या क्रिस्टलाइन कैल्शियम सल्फेट, क्रिस्टलाइन कैल्शियम सल्फेट। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आया है कि जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, क्रिस्टलाइन कैल्शियम सल्फेट। तो क्रिस्टलाइन कैल्शियम या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O जो होता है, इसी को जिप्सम कहते हैं। इसका छिड़काव करने से मृदा में क्षारीयता तथा लवणता की समस्या में कमी आती है। और अगर मृदा में अम्लीयता बढ़ रही हो तब उसमें चूना मिलाते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं उसमें। अगर मृदा में एसिडिटी बढ़ रही हो, अम्लीयता बढ़ रही हो, तो मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए जिप्सम नहीं मिलाएंगे, मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं। अब हम लोग बात इस पर कर रहे हैं कि जनरली प्रश्न आ जाता है कि जो लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं हैं, इनको देश के भिन्न भिन्न भागों में किन नामों या किस नाम से जाना जाता है? A ऊषर 1, ऊषर 2 हो गया, रेस 3 हो गया, चौपन 4 हो गया, कल्लर तो केवल 1 2 2 3 1 2 3 4 ऐसे विकल्प देगा। तो उसमें हम लोग कहेंगे कि इनको कहीं पर जो लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं हैं, इनको देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इनको रेह कहते हैं, कहीं पर इनको चौपन कहते हैं, कहीं पर इनको ऊषर कहते हैं, कहीं पर इनको कल्लर कहते हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये मृदाएं उर्वर कम होती हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीटमय मृदा। पीटमय मृदा क्या होती है? पीट जो होता है, जैसे उड हुआ, तो उड का जब अपघटन होता है तो बनता है पीट। उड का अपघटन होता है तो पीट बनता है। पीट में जब उड का अपघटन नहीं बल्कि उड में कार्बन का परसेंटेज वैल्यू होता है 20% के आसपास। इसमें जब लंबे समय तक ताप दाब के प्रभाव से लकड़ी की जब वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और उनमें कार्बन का परसेंटेज वैल्यू 20 से 30% तक हो जाता है, तो उसको हम लोग पीट कहते हैं। 20 से 30% हो जाता है तो उसको पीट कहते हैं। तो पीट एक तरह से जीवांश है, ह्यूमस है। तो ऐसी मृदा पीटमय मृदा कहलाएगी जिसमें पीट की मात्रा 40 से 50% तक हो। ऐसी मृदाएं जिनमें जैव पदार्थों की मात्रा या ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस जनरली अपघटित अंश होता है, लेकिन पीट जो होता है वो अपघटित नहीं होता है, बल्कि उनमें कार्बन रिच हो जाता है। जो वनस्पतियों का अंश है उसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है, केवल वाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती हैं।
जैसे लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है, पीट से बनता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट से फिर पीट के बाद कोयले का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोयले का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर बस केवल जो जैव पदार्थ है वो पीट की अवस्था में मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिलता है और जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक हो जाती है। इसी कारण मिट्टी का जो रंग होता है वो गाढ़े से लेकर के काले रंग का होता है, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण। ऐसे क्षेत्रों में पीटमय मृदा विकसित होती है जहां पर भारी वर्षा होती है, आर्द्रता ऊंचा होता है। भारी वर्षा का मतलब आर्द्रता ऊंचा कहें या भारी वर्षा होती है, जल निकास आसानी से नहीं हो पाता, मिट्टी हो जाती है दलदली और वनस्पतियों का विकास होता है तेजी से। वनस्पतियों का विकास तेजी से हो जा रहा है और मिट्टी और वर्षा ज्यादा हो रही है, मिट्टी दलदली है, तो जो वनस्पतियां होती हैं वहीं पर मिट्टी में दब जाती हैं और इस कारण मिट्टी में जैव पदार्थों की अधिकता हो जाती है। ऐसी मिट्टी पीटमय मृदा कहलाती है। जो पीटमय मृदा होती है उसका जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः संतुलित नहीं होता है, अधिकांश संतुलित नहीं होता, अर्थात जो पीटमय मृदाएं हैं उनका पीएच मान सामान्यतः असंतुलित रहता है, इम्बैलेंस रहता है, इम्बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड। तो ये सामान्यतः अधिकांश जो पीटमय मृदाएं हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, क्योंकि वहां पर बहुत समय तक जल रुकता है, तो जल के साथ में जो विभिन्न प्रकार के साल्ट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और जो जल होता है वो रिसाव और वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं से गुजर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं वो उनका पूर्णतः अपघटन नहीं हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल एक्शन आसानी से नहीं हो पाता। बैक्टीरियल एक्शन यहाँ पर जो बैक्टीरियल एक्शन है या कहिए अपघटन की क्रिया है वो बहुत ही मंद होती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी की प्रकृति अम्लीय भी देखी जाती है। भारत में जो केरल है, तमिलनाडु राज्य है, केरल और तमिलनाडु राज्य में जो पर्वतों का गिरिपद क्षेत्र है वहां पर पीटमय मृदा विकसित हुई है। बिहार का जो उत्तरी जो शिवालिक के फुटिल एरिया वाला क्षेत्र है वहां पर पीटमय मृदा विकसित हुई है। पश्चिम बंगाल का कुछ जो तटवर्ती भाग है और उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो कुछ कोस्टल एरिया है वहां पर भी पीटमय मृदा विकसित हुई है भारत में। तो पीटमय मृदा के बाद हम लोग फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। वन मृदा या पर्वतीय मृदा, वन मृदा या पर्वतीय मृदा एक ही बात है, चाहे हम लोग वन मृदा कहें या पर्वतीय मृदा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनों का प्रतिशत है वो मोर देन 66% है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है कि कुल पर्वतीय क्षेत्र के कुल भूभाग के मोर देन 66% पर होना चाहिए वनावरण, और सामान्य जो मैदानी क्षेत्र है उसके कुल भूभाग के मोर देन 20% पर होना चाहिए वनावरण। भारत जैसी जो भूआकृतिक प्रदेश वाला, 4 प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश वाला भारत जैसा जो देश है उसके पारिस्थितिक संतुलन के लिए उस देश के कुल भूभाग के 33% पर होना चाहिए वनावरण। तो ये है यहाँ पर्वतीय जो मृदा है ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुई है जहाँ वन का प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए इसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं या माउंटेनियस सॉइल कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल का सर्वाधिक विस्तार भारत में कहां पर है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश का कुछ उत्तरी पर्वतीय भाग में वन मृदा का विस्तार है या फॉरेस्ट सॉइल का विस्तार है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में जो ऊंचे पर्वतीय ढाल है, पर्वतों के उच्च ढालों पर, दक्षिण भारत में पर्वतों के उच्च ढालों पर भी वन मृदा या माउंटेनियस सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल दक्षिण भारत में पर्वतों के निम्न ढालों पर नहीं, पर्वतों के उच्च ढालों पर भी वन मृदा या पर्वतीय मृदा विकसित हुई है। लेकिन पर्वतीय मृदा का जो ज्यादा क्षेत्र है वो यही है, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर है या कह सकते जम्मू कश्मीर, ये अब तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में, और जो मेघालय पठार का उत्तरी भाग है, मेघालय पठार के दक्षिणी भाग में तो मिलती है लैटराइट सॉइल, लैटराइट मृदा मेघालय पठार के दक्षिणी भागों में। लेकिन मेघालय पठार का जो उत्तरी भाग है, जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के उत्तर वाला जो भाग है, जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा
100 सेंटीमीटर के आसपास है। हिमालय मेघालय पठार के दक्षिणी भाग की वर्षा तो 1000 सेंटीमीटर तक हो जाती है, और जो उत्तरी भाग है वो उसकी 100 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा हो जाती है। तो जो उत्तरी भाग है मेघालय पठार का, वहां पर भी मिलता है वन मृदा। वन मृदा जो होती है, इसमें जो मिट्टी है उस पर अनाच्छादन की प्रक्रिया चलती है, मिट्टी पर अनाच्छादन की प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा, मिट्टी पर अनाच्छादन के साथ मृदा विसर्पण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस वजह से ये मृदा ज्यादा गहरी नहीं होती है, इसकी गहराई कम होती है। यहाँ पर जो वनस्पतियां गिरती हैं, वनस्पतियों की पत्तियां गिरती हैं, जो ऑर्गेनिक डेब्रीज होते हैं, उनका अपघटन आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ की सॉइल में अक्सर लगता है कि फॉरेस्ट सॉइल है तो इसमें ह्यूमस की अधिकता होगी, लेकिन इसमें ह्यूमस की अधिकता नहीं होती है। ह्यूमस सामान्य या लेस होते हैं, ह्यूमस डिफिशियंट होगा, जीवांश का या तो अभाव होगा या सामान्य जीवांश होगा। और साथ ही इस मृदा में क्या होगा, इस मृदा में ह्यूमस का अभाव होगा, ह्यूमस का, जीवांश का या तो अभाव होगा या सामान्य होगा। जीवांश की अधिकता नहीं होगी, मृदा ज्यादा गहरी नहीं होगी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनका भी अभाव होता है, और मृदा की गहराई भी कम होती है। इन कारणों से ये मृदा अधिक उर्वर नहीं होती है, मृदा की उर्वरता मृदा की गहराई के सीधे समानुपाती होता है। तो ये बहुत ही उथली मृदाएं हैं, इनकी गहराई 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इस कारण से इनकी उर्वरता कम पाई जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी तराई भाग है, वहां पर भी फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। हम लोग ये कर सकते हैं, अभी एक स्टेटमेंट हमारे मन में आया तो हमने डिस्कस कर दिया। साथ में हम लोग बात करते हैं कि ये जो मृदा होती है वो चाय की खेती के लिए, जो वन मृदा या पर्वतीय मृदा होती है, चाय की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे टी सॉइल भी कहते हैं। अब हम लोग मृदा के बारे में और बहुत सी बातें हैं, मृदा का अपकर्षण है, मृदा उन्नयन है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। आज जो भारत में जो ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मृदाओं को 8 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया था। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल तथा पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदाएं, पीटमय मृदाएं, वन या पर्वतीय मृदाएं, ये 8 मृदाओं का सामान्य परिचय हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो भी प्रश्न इस पर बनेंगे उसका भी उत्तर इसमें निहित है।